हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मैं आप सभी लोगों से माफी मांगूंगा क्योंकि काफी लंबे समय बाद, एक महीने बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। सो इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि कुछ सामाजिक कार्य में, एनजीओ के काम में बिजी था, इसकी वजह से मैं समय नहीं दे पाया आपको प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैं सेम इस टॉपिक को कवर करते, इंडियन पॉलिटी को कवर करते हुए, उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो में आ चुका हूं। पुरानी वीडियो को सीक्वेंस में देखने के लिए, सीरीज में देखने के लिए, श्रृंखला में देखने के लिए आप ऊपर बेल आइकन को जाके प्रेस कर सकते हैं और वहां जाकर आई बटन को जाकर प्रेस कर सकते हैं। वहां जाकर आप मेरी पुरानी वीडियो जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सीक्वेंस पता चलेगा, क्योंकि मैं सीरीज वाइज चल रहा हूं, बिल्कुल इंडियन पॉलिटी बिल्कुल सीरीज वाइज चल रही है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम इसको स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से। तो एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या है। तो आज का जो टॉपिक है आपका इंडियन पॉलिटी में, दैट इज राउंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ अ पार्टी, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसमें पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे रहने की, यूनिटी की। और दूसरी जो चुनौती थी आपकी, वो क्या थी? दैट इज डेमोक्रेसी की चुनौती थी, लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी। तो इसी टॉपिक को मैं कवर करने के लिए आ चुका हूं। तो टॉपिक का नाम है राउंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ अ पार्टी, मतलब एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक पार्टी कांग्रेस का किस तरीके से डोमिनेंस रहा इंडिपेंडेंट के बाद, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। एक एक पॉइंट को आप बिल्कुल देख सकते हैं और मैं जो भी बोलूंगा वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा प्रॉपर तरीके से, तो इसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आप उसको देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। बन के तैयार कब हुआ था? एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था हम लोगों ने। तो पूछा जाता है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, तो ऑन 26 नवंबर 1949 लॉ डे मनाते हैं उस दिन हम लोग, कानून दिवस हम मनाते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जो हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, पहला तो एकता के सूत्र में बंधे रहने की, जिसमें हमने 565 प्रिंसली स्टेट को इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया बाय द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लास्ट वीडियो में आप बेल आइकन पे जाके, जो बटन बेल आइकन है उसमें जाके देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से उसमें क्या है पूरी तरीके से। यहां पे आ गया। तो फेथ ऑन डेमोक्रेसी के ऊपर बात करेंगे। तो लोकतंत्र पर विश्वास। अब डेमोक्रेसी की परिभाषा आपको पता है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। तो आजादी के बाद हमने क्या, सबसे पहले हमने जो विश्वास किया वो डेमोक्रेसी पे हमने विश्वास जताया। उसके बाद आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया। उसके बाद क्या किया गया? एक बहुत अच्छा काम किया गया। मैं आपको बता देता हूं कि 1950 को ही इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। इलेक्शन कमीशन बोले तो चुनाव आयोग की स्थापना की गई 1950 में ही, जो इलेक्शन को पूरी तरीके से कंडक्ट करेगा। तो 1950 में इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया गया 26 जनवरी प्रॉपर तरीके से। ओके, 1950 में अब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जब बन जाता है तो पहले इसके फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर जो थे, फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर वाज द सुकुमार सेन। तो ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ओके, अब जो फर्स्ट इलेक्शन करवाया गया वो लगभग 1951 अक्टूबर से लेकर आपके लास्ट 1950, मतलब अक्टूबर लास्ट 1951 से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग के 1952 में क्वेश्चन पूछ देता है कि 1951 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, 1952 में एग्जैक्टली आप बोल दो 1952, हालांकि 1951 के लास्ट से स्टार्ट हो गया था वो, ठीक है। सो 1952 में फर्स्ट इलेक्शन करवाया गया, जिसे आम सभा के नाम से जाना जाता है, आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, पहला आम चुनाव। तो आप देखिए, अब जब पहला आम चुनाव कराया गया, इलेक्शन कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश हो गया था, तो उसके सामने कुछ चुनौतियां थी, उसके सामने कुछ चैलेंजेस थे। पहला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, यह सबसे बड़ी चुनौती थी, इसीलिए हमने डेमोक्रेसी को फॉलो किया। दूसरा, डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन का सीमा क्षेत्र डिसाइड करना, किस क्षेत्र में कितना चुनाव होगा उसको भी डिसाइड करना, दूसरी चुनौती। तीसरा, ऑब्स्टिकल ऑन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट तैयार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम पे। अलाने की बेटी, फलाने की बेटी वोटर लिस्ट में ही लिखा रहता था, ये पर्टिकुलर नाम से नहीं लिखा जाता, बट आज के डेट में देखो आप हर किसी का नाम लिखा रहता वोटर लिस्ट में। बट इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट
प्रॉपर तरीके से, बड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए वोटर लिस्ट बनाने में बहुत ऑब्स्टिकल फेस कर रहे थे। ऑफिसर ट्रेनिंग, जो अपॉइंट होंगे, जो ऑफिसर अपॉइंट होंगे, उनको ट्रेन करना, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहे थे, इलेक्शन करवाने, कंडक्ट करवाने जा रहे थे, तो उनको ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत थी। लास्ट, लिटरेसी रेट इतना कम था उस टाइम, 17 to 18% लिटरेसी रेट था इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया में। तो उसकी वजह से इलेक्शन का मेन मोटिव क्या है, इलेक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन, मैंने आपको बता दिया 1951 to 1952 के बीच में करवाया गया, मींस 1952 आप कह सकते हैं क्वेश्चंस में। अब जो फर्स्ट इलेक्शन करवाया गया था उसमें 17 करोड़ मतदाता, 17 करोड़ मतदाता वोटर्स थे, 3200 विधायक चुने जाने थे, 3200 विधायक चुने जाने थे, एंड 489 सांसद चुने जाने थे पहले इलेक्शंस में। ये चीज आप फैक्ट आपको याद रखिए, क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम में। देन सवाल ये आता है कि पहले 3 आम चुनाव हुए, पहला इलेक्शन 1952 to 1957, दूसरा इलेक्शन 1957 to 1962, तीसरा इलेक्शन 1962 to 1967, मींस 52, 57, 62। तीनों इलेक्शन में सिंगल पार्टी का डोमिनेंस रहा, वो कांग्रेस का रहा। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। तो तीनों इलेक्शन में डोमिनेंस था पूरा का पूरा कांग्रेस का। आगे मैं आपको बताऊंगा डोमिनेंस के रीजंस क्या थे, क्या कारण था कि कांग्रेस तीनों इलेक्शन में जीतती रही, इसका रीजन क्या था सारा का सारा, ठीक है। आप देखिए, मैं प्रॉपर तरीके से शॉर्ट में वीडियो को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग के लिए ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत बड़ी है और फिर आपको दिक्कत हो जाए। तो टाइमिंग का भी आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट, रीजन ऑफ डोमिनेंस इन द 3 इलेक्शन। अब क्या क्या रीजंस रहे इसके डोमिनेंस के, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या रीजन रहे हैं तीनों आम चुनाव में जीतने के कांग्रेस के, तीनों के तीनों, वो पॉइंट आप बिल्कुल देखिएगा। पहला, रोल इन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। 1885 में कांग्रेस स्टैब्लिश हो चुका था, उसके बाद से उसका फ्रीडम में, आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में उसका क्या रोल था, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, ऑर्गेनाइज पार्टी, सुसंगठित पार्टी थी प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी उस पार्टी में। तीसरा, सबसे पुरानी पार्टी भी थी, रीजन ये था उसका जीतने का। चौथा, पार्टी जो थी ना उसका राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, पूरे इंडिया में उसका नेटवर्क अच्छा था। फेमस लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छे अच्छे जो लीडर थे वो बहुत फेमस लीडर थे, जिनके चेहरे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ हिला देते थे, भाई वोट देना, वोट देना है। इसीलिए तो तीनों इलेक्शंस में बस हाथ हिला दिया और कांग्रेस की जीत हो गई। और तीनों इलेक्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा मैं आगे चल के कि 60 के बाद थोड़ी सी कुछ उतार चढ़ाव थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिल्कुल बने रहिएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वॉकिंग टुगेदर। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो सबको साथ लेके चलती थी, सबको साथ लेके चलती थी, उसकी प्रकृति एक ऐसी थी। क्यों? क्योंकि वो सभी के आइडिया को, सभी की विचारधाराओं को समेट कर लेके चलती थी। और यहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस एक छाता पार्टी है, क्योंकि छाते के अंदर हर कोई आ सकता है, एक अम्ब्रेले के अंदर में हर कोई आ सकता है जब बारिश होगी। तो कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कोटेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, और एक सबसे बड़ा रीजन था कि इंडिया में हमारे यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम होता है प्रॉपर तरीके से, तो उस चीज को लेकर वो हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का नेचर क्या था। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कांग्रेस एक सामाजिक, सोशल, सामाजिक गठबंधनात्मक की पार्टी थी, सोशल सामाजिक प्रॉपर तरीके से, क्या कांग्रेस एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन की पार्टी थी? बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी विचारधारा, सभी आइडियोलॉजी थी, रेडिकल, कंजर्वेटिव, शांतिवादी, क्रांतिवादी, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, इसके अलावा अमीर, गरीब, नीची जाति का, ऊंची जाति का, कांग्रेस सभी को साथ में लेकर चलती थी। इसलिए कांग्रेस को कहा गया था कांग्रेस एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधन की पार्टी है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टियां, काफी ऐसी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, ऑपोजिशन पार्टी थी, उनके नाम जानने जरूरी है, उनके एस्टेब्लिशमेंट जानना जरूरी है, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। और बहुत अच्छी रोचक तथ्य बताऊंगा, रोचक फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना चाहिए। इसके अलावा इसके लीडर्स के नाम भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं क्लियर कट तरीके से, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहली जो पार्टी थी दैट इज समाजवादी दल पार्टी, पहली जो पार्टी थी उसका नाम जो था वो समाजवादी दल पार्टी थी। समाजवादी दल पार्टी जो स्टैब्लिश हुई थी 1934 में स्टैब्लिश हुई थी, 1948 में कांग्रेस से ये अलग हो गई थी समाजवादी दल पार्टी। इसके जो नेता थे उनका नाम था जेपी
जयप्रकाश नारायण अच्छी तरीके से पता है, इमरजेंसी के टाइम पर सबसे बड़ा रोल उनका था। बिहार में छात्र आंदोलन, गुजरात में छात्र आंदोलन, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जेपी साहब को। संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया था, आपको पता होना चाहिए, टोटल रिवोल्यूशन जेपी साहब ने दी थी। उसके बाद अशोक मेहता एंड एमएन जोशी, लीडर्स के नाम पता होना चाहिए। समाजवादी दल की विचारधारा बिल्कुल लोकतांत्रिक और समाजवादी दल है कि देश की शासन व्यवस्था पूरी तरीके से डेमोक्रेसी पर डिपेंड होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्टी आपकी भारतीय साम्यवादी दल, 1935 में स्टैब्लिश हुई थी, कांग्रेस का एक छोटा सा ग्रुप था। 1941 में कांग्रेस से थोड़ा सा सेपरेट हुई, लेकिन फाइनली जब 1962 में जब चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद से इस पार्टी ने पूरा अपना रुख ही चेंज कर लिया, भारतीय साम्यवादी दल ने। तो यहां पे 1964 में उसने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर लिया, कांग्रेस से पूरी तरीके से सेपरेट हो गई। इसके जो मेन लीडर्स थे उनका नाम था ए.के. गोपालन साहब थे, ए.एस. डांग साहब थे और पी.सी. जोशी साहब थे। इस पार्टी का सिंपल स्वतंत्र अर्थव्यवस्था हो जिस पर संसाधनों पर सभी का बराबर बराबर हक हो, अर्थात सारी अर्थव्यवस्था सरकार के अंडर में हो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में डिस्प्यूट था। कैपिटलिस्ट इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बट सोशलिस्ट सब कुछ कंट्रोल सरकार के अंडर में हो, जैसे यूएसएसआर, सोवियत संघ के बारे में। ओके, सो ये था। नेक्स्ट स्वतंत्र पार्टी 1959 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। ये पार्टी जो थी 1959 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके मेन लीडर थे, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, के मुंशी। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर इस सवाल का आंसर। के मुंशी साहब के बारे में मैंने जिक्र कहां किया था, आप मेरे पुरानी वीडियो में जाकर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो में जाकर देखिए। के मुंशी साहब जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूप समिति थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या मैंने सही कहा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, अब स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा सिंपल खुला है, इंडिपेंडेंस पार्टी। पूरी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र हो, कोई भी इंटरफेरेंस कर सकता, कोई भी आ सकता है, बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर, स्वतंत्र विचारधारा, इंडिपेंडेंट थॉट। लास्ट जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ कौन सी पार्टी है? अब मैं आपको बता दूं, भारतीय जनसंघ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है भारतीय जनसंघ। रोचक तथ्य, 1951 में ये स्टैब्लिश की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने, दीनदयाल उपाध्याय साहब ने और बलराज मधोक साहब जो थे इसके स्टैब्लिशमेंट फाउंडर थे, बीजेपी की पार्टी। 1980 में शाहबानो के केस को लेकर बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी अपना नाम रख दिया। इसके प्रमुख मुद्दे मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 317, जम्मू कश्मीर का एबोल्यूशन कर दिया, बहुत बढ़िया। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बातचीत चल रही है। अखंड भारत का सपना, बिल्कुल इनका काम है, ठीक है। नागरिकता, ये कहीं ना कहीं ये जितनी भी विचारधारा आज की रीत में जो आइडियोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये चार पार्टियों के बारे में आपको जानना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें मैं डिफरेंट इलेक्शंस 1952 से लेकर मैं 2019 के हर एक इलेक्शन को मैं पूरी तरीके से देख सकता हूं। जितनी भी चीजें लिखी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको विजिबल नजर आएगा। मैं हर एक फैक्ट्स को कवर करूंगा, डेट्स को याद करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर की अलग से बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको याद करने के लिए, इलेक्शंस कैसे याद करने, जैसे 1952, 1957, 1962, 1967, 1971, 1977, 1980, 1984, 1989, 89 के बाद थोड़ा सा चेंजेस आ गया, 89 टू 90, 91 टू 96 नरसिम्हा राव, 96 टू 97, 97 टू 98, 98 टू 99, फिर 99 टू 2004 अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, फिर 2004 टू 2014 मनमोहन सिंह जी, फिर मोदी जी का दौर स्टार्ट हो गया है। तो मैं हर एक फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा, कौन सी पार्टी थी, ट्रिक्स बताऊंगा आपको याद करने के लिए। उम्मीद करता हूं अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मुझसे मिला होगा, तो आप पूरी तरीके से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए कि किस प्रकार की मुझे परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है और मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को कवर करूं अच्छी तरीके से। मैं अभी इंडियन पॉलिटी कवर कर रहा हूं, मैं बाद में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस लॉ सबको कवर करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।